students, welcome back to our own channel. Today we are going to study about buffer solution, which is an important question of your board exam and also for your competitive exams. So now what is buffer solution? The solution which resists the change in pH when small amount of acid, base or water is added to it is called as buffer solution. Basically बच्चों buffer solution क्या होता है, जब आप कोई एक solution लो और आप उसमें acid ऐड करो या बेस ऐड करो या वाटर ऐड करो, फिर भी उसका pH चेंज नहीं होता है, उसका pH लेवल सेम टू सेम रहेगा, तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलेंगे बफर सोल्यूशन, जो कि चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो अपना pH सेम ही रखेगा. ठीक है, आप भले उसमें कोई भी सोल्यूट ऐड करो, एसिड ऐड करो, बेस ऐड करो, फिर भी उसका सोल्यूशन अगर सेम ही रह रहा है तो वो कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा? बफर सोल्यूशन. अब ये बफर सोल्यूशन के कुछ टाइप्स है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन. वन इज एसिडिक बफर सोल्यूशन एंड वन इज बेसिक बफर सोल्यूशन. तो पहले हम देखते हैं कि एसिड बफर सोल्यूशन किससे बनता है. सो एसिड बफर सोल्यूशन में बच्चों दो चीज़ें होती है, एक होता है वीक एसिड और एक होता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है द सोल्यूशन विच कंटेन्स वीक एसिड and a salt of weak acid and strong base is called as acidic buffer solution. हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. देखो बच्चों कैसे लिखेंगे, ये एसिडिक बफर सोल्यूशन बना रही हूँ मैं. वीक एसिड मतलब आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मैंने पिछली बार आपको एग्जाम्पल्स याद करने बोले थे लास्ट लेक्चर में. वीक एसिड के लिए हमेशा हम लोग क्या ले रहे थे? CH3COOH विच इज एसिडिक एसिड. फिर बोला है सॉल्ट बनाना है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का. याद करो वीक एसिड ये है CH3COH एंड NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है. इन दोनों का सॉल्ट क्या बनेगा? CH3COONE. ठीक है, तो इन दोनों को मिला के जो आपका सोल्यूशन बनेगा उसको बोलेंगे एसिड बफर सोल्यूशन. समझा? एसिडिक बफर सोल्यूशन दो चीज़ों से बनता है, एक वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, अब बच्चों ये जो बफर सोल्यूशन होते हैं उसका pH निकालने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होता है जिसे हम कहते हैं हेंडरसन. यहाँ पर मैं नाम लिख देती हूँ, हेंडरसन हैज़लबैक इक्वेशन. ओके, तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन ऑलरेडी लिखा है, इसका डेरिवेशन भी है जो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख सकेंगे. तो फिलहाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन पढ़ेंगे. ठीक है, तो हेंडरसन हैज़लबैक इक्वेशन क्या कहता है कि जो pH होता है, ठीक है, अगर हमें बफर सोल्यूशन का pH निकालना है तो इट इज़ इक्वल टू pKa. pKa मैं बताती हूँ क्या होता है, आगे बढ़ते हैं. प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट का कंसनट्रेशन अपॉन एसिड का कंसनट्रेशन. अब ये pKa क्या होता है बच्चों? सो इट इज़ नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट. ये जो पूरा इक्वेशन है इसी को हम बोलते हैं हेंडरसन हैज़लबैक इक्वेशन. अगर आपको इसका डेरिवेशन पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पे ये वीडियो देख सकते हैं. आपको बस सर्च करना है हेंडरसन हैज़लबैक इक्वेशन. ओके, सो ये क्या कहता है कि अगर हमें बफर सोल्यूशन निकालना है, बफर सोल्यूशन का pH निकालना है, सो इट इज़ इक्वल टू pKa. pKa क्या होता है बच्चों? नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट प्लस लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय द कंसनट्रेशन ऑफ एसिड. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. बफर सोल्यूशन क्या होता है? ऐसा सोल्यूशन जो अपने pH को चेंज नहीं करेगा, भले ही आप उसमें कोई भी सोल्यूट ऐड करो. उसमें दो टाइप के बफर सोल्यूशन होते हैं, एसिडिक और बेसिक. अब तक के हमने एसिडिक बफर सोल्यूशन पढ़ चुके हैं. एसिडिक बफर सोल्यूशन में होता है वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. फिर हमने हेंडरसन हैज़लबैक इक्वेशन देखा है. यहाँ पर मैंने सिर्फ इक्वेशन लिखा है, आप उसका डेरिवेशन अगले वीडियो में पढ़ सकते हैं. अब बच्चों सेम जो हमने एसिडिक बफर सोल्यूशन में किया सेम हमें बेसिक बफर सोल्यूशन में करना है. पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं. तो बेसिक बफर सोल्यूशन इज बेसिकली द सोल्यूशन विच कंटेन्स, यहाँ पर वीक एसिड था राइट, यहाँ पर क्या होगा? उल्टा वीक बेस होगा और सॉल्ट ऑफ, यहाँ पर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड था तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिख रहा है द सोल्यूशन विच कंटेन्स वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस इज कॉल्ड एज बेसिक बफर सोल्यूशन. मैं यहाँ पर आप लोग को क्लियर लिख कर बताती हूँ. सो इट इज़ बेसिक बफर सोल्यूशन. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. बेसिक बफर सोल्यूशन इट इज़ इक्वल टू वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ weak base and strong acid.
अब थोड़ा क्लियर हो गया होगा, है ना। अभी हम सॉल्ट का एग्जाम्पल लेके करेंगे। तो वीक बेस के लिए हम लोगों ने हमेशा क्या लिया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब मुझे सॉल्ट बनाना है ऑफ वीक बेस। वीक बेस क्या है मेरा, NH4OH, राइट। और स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा हम लोग कौन सा लेते हैं, NaCl। तो मेरा क्या बन जाता है बच्चों, मेरा सॉल्ट कौन सा बनेगा, NH4Cl। ठीक है, तो इन दोनों के साथ जो आपका सोल्यूशन बनेगा उसको हम बोलेंगे बेसिक बफर सोल्यूशन। ओके, वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, इन दोनों के साथ जो सोल्यूशन बनेगा उसको बोलते हैं बेसिक बफर सोल्यूशन। अब जैसे कि हम लोगों ने एसिडिक बफर सोल्यूशन का pH निकाला, वैसे ही बेसिक बफर सोल्यूशन का हम लोग POH निकालेंगे। तो सेम चीज़ है, PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का कंसनट्रेशन अपॉन बेस का कंसनट्रेशन। फिर अगेन मैंने वहाँ पर pKa के बारे में क्या बताया था, इट इज़ नेगेटिव लोगैरिथम टू द डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी सेम है, नेगेटिव लोगैरिथम टू द डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसको भी हम लोग हेंडरसन हैज़लबैक इक्वेशन ही कहते हैं। मैंने दोनों डेरिवेशन नेक्स्ट वीडियो में बनाए हैं, तो आप उसको एक बार चेक कर लीजिए। तो बफर सोल्यूशन क्लियर है। अब यहाँ पर बच्चों एक प्रॉपर्टी दी है बफर सोल्यूशन की जो हमें पढ़नी है, pH ऑफ अ बफर सोल्यूशन डज नॉट चेंज। ठीक है, मैंने आपको बताया बफर सोल्यूशन की खासियत यही है। आप उसको पहचानोगे कैसे पहचानोगे कि उसका pH चेंज ही नहीं होगा, भले आप उसमें कोई भी सल्यूट ऐड करो। क्या लिखा है यहाँ पे, ऑन एडिशन ऑफ एसिड, बेस और एडिशन ऑफ H2O और डाइल्यूशन और H2O सेम ही है ना। डाइल्यूट करना मतलब उसमें बहुत सारा पानी डाल देना। आप उसमें बहुत सारा पानी डालो, आप उसमें एसिड डालो, बेस डालो, उसका pH चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो बफर सोल्यूशन की सबसे मेन प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि इट रेजिस्ट द चेंज इन pH। अब बच्चों ये जो बफर सोल्यूशन है उसके एप्लीकेशंस आपको थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ एप्लीकेशन लिखे हैं, ये बोर्ड में एक क्वेश्चन आ चुका है। सो बेसिकली मैंने यहाँ पर बस मेन पॉइंट्स लिखे कि कहाँ पर यूज़ हुआ है। आप इसको थोड़ा इलेबोरेट करके लिख दो, जैसे बायोकेमिकल सिस्टम में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में पेपर और डाई बनाने के लिए काम आते हैं। पेनिसिलिन प्रिपरेशन, ये जो मेडिसिन है वगैरह वो प्रिपेयर करने के लिए बफर सोल्यूशन यूज़ होते हैं। तो बफर सोल्यूशन के बाद आता है स्पैरिंगली सल्यूबल कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, स्पैरिंगली सल्यूबल कंपाउंड मतलब बेसिकली ऐसे कंपाउंड जो थोड़ी सी मात्रा में सल्यूबल होंगे। द कंपाउंड्स विच आर ओनली स्लाइटली सल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एज स्पैरिंगली सल्यूबल कंपाउंड। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है AgCl विच इज सिल्वर क्लोराइड। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ऐसे 2 एरो डाले। 2 एरो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 2 एरो का मतलब होता है कि कंपाउंड प्रॉपरली कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आयंस फॉर्म हुए हैं बट स्टिल ये थोड़े ही मात्रा में डिसॉल्व हुआ है, थोड़े ही मात्रा में डिसोसिएट हुआ है, बाकी रिएक्टेंट अभी भी प्रेजेंट है। तो स्पैरिंगली सल्यूबल कंपाउंड क्या होते हैं, जो स्लाइटली मैनर में डिसॉल्व होंगे या सल्यूबल होंगे। जो मुझे सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है तो मैं आपको बताऊंगी सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। जिस तरह हम लोग ने आयोनिक प्रोडक्ट पढ़ा था वैसे ही अभी हम लोग सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर जैसे हम लोग ने आयोनिक प्रोडक्ट में वाटर का रिएक्शन लिखा था, वैसे यहाँ पर आपको एक रिएक्शन लिखना है। एक जैसे कि हमने अभी AgCl पढ़ा तो उसको लिख देते हैं। यहाँ पर मेरे आयंस फॉर्म हुए Ag प्लस एंड Cl माइनस। ठीक है, तो बच्चों अब हमको क्या करना है, इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना है। तो कैसे लिखते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, इट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है मेरा यहाँ पर Ag प्लस और Cl माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है AgCl। लिख दिया आप लोगों ने। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इधर शिफ्ट कर दो। सेम प्रोसेस जो आयोनिक प्रोडक्ट में किया था वही प्रोसेस इधर भी करना है। कर दिया, यहाँ पर लिख दो Ag प्लस और Cl माइनस, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब बच्चों एक आपको स्टेटमेंट याद होगा, मैंने बताया था वाटर केस में भी। तो आपको यहाँ पे लिखना है सिंस AgCl डिसोसिएट्स टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। ठीक है, ये बहुत कम मात्रा में डिसॉल्व होगा, तो आपने यहाँ पे बता देना है। ठीक है, बता दिया। अब देखो मैंने क्या बोला कि एक बहुत कम डिसोसिएट होगा, मतलब प्रोडक्ट बहुत कम फॉर्म हुआ है और रिएक्टेंट वैसा का वैसा ही है, रिएक्टेंट में चेंज नहीं है, कुछ नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। तो मैं क्या मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि जो AgCl रिएक्टेंट है वो तो कांस्टेंट ही है, उसमें चेंज ही नहीं आया है ना। तो मैं इसकी जगह पर एक और एक K लिख सकती हूँ। यहाँ पर मैंने डैश डाल देना है,
यहाँ पर आप लिख दो Ag प्लस Cl माइनस। अब याद रखना हमेशा कि जब आप दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो एक नया कांस्टेंट मिलेगा, तो यहाँ पर जो आपको कांस्टेंट मिलने वाला है उसको हम बोलेंगे KSP। ओके, और आपको मिल गया Ag प्लस Cl माइनस। ये जो KSP है इसी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको कैसे डिफाइन करोगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है ना, इसको हम कहते हैं कटायंस और अनायंस। आप खुद ट्राई करो इसका डेफिनेशन बनाने का। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ लेकिन आप खुद ट्राई करो। द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एट इक्विलिब्रियम इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इजी है ना, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, एक कटायन एक अनायन, इनका प्रोडक्ट, इसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इजी। यहाँ पर देखो बच्चों एक रिएक्शन दिया हुआ है, अब हमें उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है, तो लिख दो KSP इज इक्वल टू, क्या लिखना है, इसी को बस आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आपका कटायंस जो फॉर्म हुए हैं, यहाँ पे जैसे फॉर्म हुआ है AY प्लस, और ये जो आपके यहाँ पर कोएफिशिएंट्स है उसको ऊपर लिख दो X, और फिर B कोएफिशिएंट को ऊपर लिख दो। लिख दिया, इजी है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना। अब बच्चों एक नया टर्म पढ़ना है हमें, सॉल्युबिलिटी क्या होता है। तो सॉल्युबिलिटी इज बेसिकली एक रेशो है जिसके न्यूमरेटर में आएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके, टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का आपके पास फॉर्मूला क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बच्चों इसका यूनिट कैसे निकालोगे आप, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट हो गया ग्राम, वॉल्यूम के लिए हम ले लेंगे लीटर, तो आपके पास सॉल्युबिलिटी का यूनिट भी आ गया ग्राम पर लीटर, सॉल्युबिलिटी का आपके पास फॉर्मूला भी आ गया। सो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी। अब यही अगर मुझे मोलर सॉल्युबिलिटी मोल टर्म में निकालना हो तो मेरे पास अब फॉर्मूला आ जाएगा, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स। ठीक है, अब मुझे मोलर सॉल्युबिलिटी निकालनी है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मोल निकालना है मुझे, तो क्या बोला है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जगह पे क्या लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स लिख दिया मैंने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख दो फटाफट, लिख दिया। अब आप लोग क्या मुझे इसका यूनिट बता सकते हैं, नंबर ऑफ मोल का यूनिट क्या होगा, MOL ऑफ कोर्स मोल, और वॉल्यूम का लीटर, ऐसे भी लिख दोगे चलेगा। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या था, ग्राम पर लीटर, मोलर सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या हो गया, मोल पर लीटर। तो हमने ऑलमोस्ट बफर सॉल्यूशन का जो भी पार्ट था वो पढ़ लिया है। अब अगर आपको हैंडरसेल हैज़लबैक इक्वेशन कहाँ से आए समझना है तो आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।